नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, सह प्राध्यापक समाजशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर। आज हम जी.एस. घुरिये की प्रमुख पुस्तक और प्रमुख सिद्धांत जाति, वर्ग और व्यवसाय आदि पर चर्चा करेंगे। घुरिये द्वारा लिखित यह एक महत्वपूर्ण कृति है जिसमें उन्होंने ऐतिहासिक सांख्यिकी सामग्री के आधार पर जाति से संबंधित प्रमुख पक्षों तथा जाति और प्रजाति के संबंधों का विस्तार से उल्लेख किया है। इस पुस्तक को जाति व्यवस्था की विवेचना से संबंधित एक प्रमाणित ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। वास्तविकता यह है कि ऐसे किसी भी समाजशास्त्री को ढूंढ सकना बहुत कठिन है जिसने किसी न किसी संदर्भ में जाति के बारे में कुछ ना लिखा। इसके बाद भी प्रोफेसर घुरिये की इस पुस्तक का इस कारण से विशेष महत्व है कि इसमें इन्होंने जाति व्यवस्था की प्रकृति को स्पष्ट करने के साथ ही विभिन्न जातियों के लिए निर्धारित व्यवसायों ने किस प्रकार जाति व्यवस्था को एक स्थायी रूप दिया, इसके अतिरिक्त जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन के आधार पर यह स्पष्ट किया कि आज विभिन्न जाति समूह किस प्रकार वर्गों के रूप में बदल रहे हैं। प्रोफेसर घुरिये की यह पुस्तक कुल 12 अध्यायों में है। प्रथम अध्याय में आपने विभिन्न विद्वानों द्वारा जाति को परिभाषित करने का उल्लेख किया है। जाति एक जटिल व्यवस्था है तथा इसे समझने के लिए कोई एक परिभाषा काफ़ी नहीं हो सकती। जाति की प्रकृति को इसकी प्रमुख विशेषताओं के आधार पर समझा जा सकता है। दूसरे अध्याय में आपने विभिन्न जाति समूहों की प्रकृति का विस्तार से उल्लेख किया है। वास्तव में भारत के सभी हिस्सों में जाति समूह की प्रकृति एक दूसरे से पूरी तरह समान न होकर कुछ भिन्नता लिए हुए है। यह अध्याय इन्हीं विभिन्नताओं, उनके कारणों तथा जाति संस्करण के प्रतिमानों से संबंधित है। अध्याय 3 और 4 में आपने विभिन्न युगों में जाति व्यवस्था के ऐतिहासिक स्वरूप का विश्लेषण किया है। प्रोफेसर घुरिये भारत विद्याशास्त्र या आइडियोलॉजी के अच्छे ज्ञाता थे तथा संस्कृत का विशेष ज्ञान होने के कारण उन्होंने धर्मशास्त्र के आधार पर विभिन्न युगों में जाति व्यवस्था के बदलते हुए रूप का वर्णन किया है। इन्हीं अध्यायों में उन्होंने जाति व्यवस्था के परिवर्तन का सामाजिक संरचना तथा सामाजिक मूल्यों पर प्रभाव भी स्पष्ट किया है। अध्याय 5 में आपने प्रजाति की अवधारणा तथा भारतीय जनसंख्या में प्रजाति तत्वों का उल्लेख करने के साथ ही यह स्पष्ट किया कि भारत में प्रजातीय विभिन्नताएं किस सीमा तक और किस प्रकार जाति विभाजन के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। आपने उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भी प्रजाति विभिन्नता के आधारों पर ही जातिगत नियमों की कठोरता तथा शिथिलता की विवेचना की है। इस पुस्तक के 6ठे अध्याय में भारत के बाहर विश्व के प्रमुख प्रजातीय एवं
उनकी शारीरिक विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। इस विवेचना का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि किस प्रकार विश्व विभिन्न भागों से विभिन्न प्रजातियों के लोगों का भारत में आगमन हुआ तथा भारत में प्रजातीय मिश्रण बढ़ता गया। अध्याय 7 में घुरिये ने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न विद्वानों द्वारा किए गए सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए यह निष्कर्ष दिया कि केवल प्रजातीय विभाजन अथवा प्रजातीय मिश्रण के आधार पर ही जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को नहीं समझा जा सकता। उन्होंने अनेकों प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्ट किया कि ब्राह्मणों ने स्वयं अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए इस व्यवस्था या जाति व्यवस्था की पालना तैयार की तथा इस व्यवस्था में स्वयं को सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने का कार्य किया। अध्याय 8 का संबंध मुख्य रूप से ब्रिटिश शासनकाल में जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों से है। इस काल में एक और अंग्रेजी पद्धति, नवीन न्याय व्यवस्था तथा औद्योगिकीकरण के कारण जाति आंदोलन के फलस्वरूप विभिन्न जातियों के लोगों को साथ साथ रहकर काम करने का अवसर मिलने लगा। इसके बाद भी जाति विभाजन की कठोरता इसलिए कम नहीं हो सकी कि अंग्रेज़ी शासन ऊंची जातियों के वर्चस्व को बनाए रखकर हिंदू समुदाय के लिए एकीकृत को मजबूत करना नहीं चाहते थे। अध्याय 9 में अनुसूचित जनजातियों की परिस्थिति तथा भारत में अस्पृश्यता को जन्म देने में प्रजातीय भेदभाव की भावना का विस्तार से उल्लेख किया गया। अनुसूचित जाति में उन्होंने जातियों से संबंधित भेदभाव की भावना का विस्तार से उल्लेख किया है। अनुसूचित जाति में उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि परंपरागत रूप से जिन जातियों को अछूत माना गया था उसके लिए प्रोफेसर घुरिये ने प्रजातीय कार्य को पवित्रता और अपवित्रता जैसी संबंधी विचारों और धर्मशास्त्र में दी गई व्यवस्थाओं को उत्तरदायी माना। इस अध्याय में अस्पृश्य जाति की योग्यता तथा अपवित्र व्यवसायों का घुरिये ने विस्तार से उल्लेख किया है। अध्याय 10 में प्रोफेसर घुरिये ने व्यवसाय और जाति के संबंध में विस्तार से प्रकाश डाला है। ऐतिहासिक उदाहरण देते हुए उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जाति विभाजन के आरंभिक काल में विभिन्न जातियों के व्यवसाय पूरी तरह आनुवंशिक नहीं थे। मध्यकाल में जब स्मृतिकालीन धर्म का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया था उस समय प्रत्येक जाति के व्यवसाय आनुवंशिक हो गए थे। जिस प्रकार विभिन्न जातियों के बीच एक निश्चित संस्करण था उसी तरह विभिन्न जातियों के द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय को भी पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर एक दूसरे से ऊंचा और नीचा माने जाने लगा। इसी अध्याय के अंतिम हिस्से में उन्होंने जातियों के वंशानुगत व्यवसाय में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख किया। अध्याय 11 में घुरिये ने इस प्रश्न पर विचार किया कि जाति में होने वाले परिवर्तन का कारण क्या जाति व्यवस्था में वर्ग की विशेषताएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके लिए उन्होंने सामाजिक वर्ग की अवधारणा को स्पष्ट किया
और मार्क्स द्वारा आर्थिक वर्गों की प्रकृति से उन्होंने उसकी तुलना की। इसके पश्चात उन्होंने जाति के उन प्रतिमानों का वर्णन किया जिनकी विशेषता वर्ग व्यवस्था के समान है। इसके बाद भी उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया कि भारत में जाति व्यवस्था कभी वर्ग के रूप में परिवर्तित हो सके। अध्याय 12 में प्रोफेसर ब्रिये ने भारत में जाति व्यवस्था के भविष्य और भावी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। अनेक लेखक जहां यह मानने लगे हैं कि जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में यह व्यवस्था पूरी तरह टूट जाने की संभावना प्रबल हो गई है, वहीं प्रोफेसर ब्रिये ने विभिन्न दशाओं के संदर्भ में यह निष्कर्ष दिया कि जातिगत संगठनों से इस व्यवस्था का और अधिक दृढ़ीकरण हुआ है। जाति के नियम में परिवर्तन होने के बाद भी जातिगत विभेदों में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं हुई है। जातिगत दूरियों को समाप्त करने के लिए योजनाबद्ध प्रयत्नों की आवश्यकता है। इस प्रकार आपने जाति, वर्ग और व्यवसाय नामक पुस्तक को 12 खंडों में बांटकर इसे विस्तृत तौर पर समझाने का प्रयास किया। थैंक यू।